देखो यहाँ आज का टॉपिक क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े थे लोग कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का या एनिमल का सेल्स या उसके अंदर के सेल्स के चीज़ या उसके एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और उसका प्रोसेसिंग करते हैं और उसको ह्यूमन के नीड्स के लिए बनाते हैं। ठीक, ये सारा चीज़ किसके अंदर करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कहते हैं। ठीक, चाहे आप कोरोना वायरस का वैक्सीन लिए तो उसमें भी कोरोना का जेनेटिक मटेरियल निकाले, फिर उसको प्रोसेसिंग किए, फिर उसको ह्यूमन नीड के लिए तैयार किए और आपको इंजेक्ट किए एज अ वैक्सीन। ठीक, ये सारा प्रोसेस बायोटेक के अंदर होता है। ये सारा फील्ड किसका है? बायोटेक का फील्ड है। ये सब करने के लिए, ये सब सीखने के लिए बायोटेक में जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा फील्ड हम उस दिन भी बताए थे। तो बायोटेक्नोलॉजी में कैसे ये सब करते हैं वही हम लोग को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो नेक्स्ट वही था क्या, स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या स्टेप होता है, कैसे कैसे इसको करते हैं। तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का या एनिमल का आप लोग सेल्स या उसके अंदर का एंजाइम का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उस प्लांट का, उस एनिमल का आपको सबसे पहले सेल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेल को आइसोलेट करना पड़ेगा ना, सेल निकालना पड़ेगा उसके अंदर से। तो वही सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन और डीएनए। मतलब उस ऑर्गेनिज्म के सेल को आइसोलेट करेंगे और उसके अंदर के डीएनए और जीन को आइसोलेट करेंगे, क्योंकि उसी से ना काम है हमको। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के जीन और डीएनए पे ही इंफॉर्मेशन रहता है सारा, तो वो जीन और डीएनए ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसके सेल से हम लोग को उसका जीन और डीएनए निकालना है बाहर, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, कटिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बहुत तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जिसको बोलता है मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलता है। ये क्या करता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी प्लांट्स के सेल के अंदर, किसी एनिमल के सेल में अगर उसके अंदर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालते हैं तो वो उसके डीएनए के फ्रेगमेंट को कट कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। क्योंकि हम लोग क्यों कट करवाना है, क्योंकि उतना लंबा डीएनए हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, छोटा छोटा करके ना पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके जानेंगे, छोटे छोटे का वर्क करेंगे तो आराम से हमारा वर्क हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी प्लांट्स और एनिमल के सेल के अंदर के किसको निकालें, सेल के अंदर से डीएनए और जीन को निकालें। ठीक, उसके बाद क्या किए, उसका जो डीएनए और जीन को निकाले उसको फिर कट करें छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक, छोटे छोटे टुकड़ों में कट किए। उसके बाद क्या किए, सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम बताया थे एक इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ऐसा एक रहता है जिसमें जेली जेली टाइप का रहता है। इसके अंदर हम लोग डीएनए के, जब हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बताए थे तो बताया था ना, यहाँ पे डीएनए का सस्पेक्ट ए का, सस्पेक्ट बी का और क्राइम सीन पे जो जिसका मिला है डीएनए वो रखते हैं, और जिसका हुआ है और क्राइम सीन पे जो डीएनए है वो डीएनए यहाँ रखेंगे, और जिसपे शक है, मान लो 2% का शक है, दोनों का डीएनए यहाँ रखेंगे। फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे तो ये जो तीनों डीएनए है वो अपने हिसाब से एक दूसरे के क्या होगा, एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाएगा। अब जिसका मिलेगा वही क्या होगा, वही वहाँ का मर्डरर है या वही यहाँ का रेपिस्ट है या वही जिस पर शक था वो। ठीक, तो वही चीज़ इसमें करेंगे। हम क्या करेंगे कि जब किसी के अंदर से डीएनए और जीन को निकालें, फिर उसको क्या किए, दूसरे एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम से उसको कट कर दिए, छोटा छोटा फ्रेगमेंट मिल गया। उसके बाद क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जो फ्रेगमेंट छोटा छोटा मिला था उसको क्या किए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर दिए। क्या किए, सेपरेट किए। क्यों सेपरेट किए, वो अपने साइज के हिसाब से क्या होता है, सेपरेट होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, डीएनए अपने साइज के हिसाब से सेपरेट होता है। यहाँ पे इतना बड़ा है तो इसके नीचे फिर इतना बड़ा होगा, फिर उसके नीचे ये होगा, फिर उसके नीचे ये होगा, फिर उसके नीचे ये होगा। मतलब कि साइज के हिसाब से यहाँ डीएनए का फ्रेगमेंट क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो जब साइज के हिसाब से डीएनए का फ्रेगमेंट सेपरेट हो गया तो अब हमको अपने हिसाब से जो डीएनए निकालना है निकालेंगे, आराम से देखेंगे और उस हिसाब से अपना काम कर लेंगे।
तो वही है तीसरा स्टेप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें से मान लो हमको अब ये वाला चाहिए, अब ये वाला डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए, इसके ऊपर कोई जीन लगा होगा। अब इसको निकालेंगे और इसका क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है पीसीआर। ये क्या करता है कि अपना मन चाहा डीएनए हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, 1 से 10 बनाएंगे, 1 से 15 बनाएंगे, 1 से 20 बना लेंगे, 1 से 25 बना लेंगे। क्लियर हो गया। सबसे पहले सेल, ये एक एक को एक्सप्लेन करके समझाना है पूरे चैप्टर में, अभी बस हल्का सा समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले किसी के अंदर से डीएनए, सेल में से डीएनए निकाले। अब कैसे डीएनए निकालेंगे वो बाद में पढ़ना है। जब डीएनए मिल गया, जीन मिल गया उसके ऊपर, उसको कट कर दिए। अब इतना बड़ा डीएनए है, उसको अलग अलग कट कर दिए छोटे छोटे टुकड़ों में। अब छोटा छोटा टुकड़ा कट हो गया, अब उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या किया, पूरे टुकड़े को सेपरेट करवा दिया। अब साइज के हिसाब से पूरा टुकड़ा सेपरेट हो गया, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट। ठीक, उसके बाद क्या किया, उसमें से जो हमको चाहिए डीएनए का फ्रेगमेंट वो उठाए और उसका क्या किए, कॉपी बना ली। क्योंकि बाद में फिर ये इतना प्रोसेस थोड़े करेंगे। अब मन चाहा डीएनए मिल गया है, मन चाहा जीन मिल गया, उसका कॉपी कर लेंगे, अपना हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उसका कॉपी कर लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। ठीक, जब कॉपी कर लिए तो उसके बाद क्या करेंगे, अब जो डीएनए का कॉपी कर लिया उसमें से एक डीएनए निकालेंगे और किससे लिंक करेंगे, डीएनए लिंकिंग ऑफ जीन विद वेक्टर। अब उस डीएनए के ऊपर जो जीन लगा होगा वो किससे अटैच कर देंगे, वेक्टर से अटैच कर देंगे। वेक्टर क्या है हमारा, वेक्टर जो होता है एक ऐसा, समझो ट्रांसफर करने का एक ऐसा प्रोसेस है। वेक्टर एक ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसफर करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको कोई मॉस्किटो आके कट कर लिया तो आपको मलेरिया हो गया। ठीक, ये आपको जो मलेरिया हुआ, तो जो मॉस्किटो कट किया था आपको, वो मलेरिया पैरासाइट्स था, वो मलेरिया वाला मॉस्किटो था। ठीक, तो जो मलेरिया वाला मॉस्किटो आपको कट किया, वो क्या किया, मलेरिया जिस बैक्टीरिया से होता है वो आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो वो आपके लिए, अब वो जो मॉस्किटो है वो क्या हुआ, वेक्टर हो गया। क्या हुआ, वेक्टर हो गया। जैसे कि नॉर्मल मॉस्किटो, मान लो हमको मलेरिया हुआ है, तो नॉर्मल मॉस्किटो आया, नॉर्मल मच्छर आया, उसमें से फीमेल एनोफिलस होता है, वो आई, वो मान लो आई, हमको कट की, अब हमको हुआ है मलेरिया। वो जैसे कट करेगी उसके अंदर ब्लड स्ट्रीम से क्या करता है, ब्लड सक करता है ना मच्छर। क्या करेगा, जैसे ही मेरा ब्लड सक करेगा तुरंत क्या होगा, मेरे ब्लड में जो बैक्टीरिया या वायरस है उस मलेरिया का, वो क्या होगा, उस मच्छर के अंदर चला गया ब्लड के माध्यम से। ब्लड ट्रांसफर का सबसे मेन सोर्स होता है कोई भी डिजीज का, वो चला गया। अब वो मच्छर के अंदर वो पैरासाइट्स आ गया मलेरिया वाला। अब वो मच्छर जो है अगर आपको कट कर दिया तो आपको भी क्या हो जाएगा, अब आपको भी कट किया और आपके अंदर जब कट करेगा तो उसके अंदर से ब्लड आपके ब्लड में मिल जाएगा। ठीक, तो आपको भी वो क्या होगा, बैक्टीरिया और वो पैरासाइट आपकी बॉडी में भी चला गया और आपको मलेरिया हो गया। तो आपके लिए वो मॉस्किटो क्या हो गया, वेक्टर हो गया। क्या हो गया, वेक्टर हो गया। मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो चीज़ों को ट्रांसफर कर रहा है। तो वही हम एक वेक्टर का यूज करेंगे। वो वेक्टर क्या करेगा, जो हम लोग को, जो जीन हम लोग से निकाले थे, जो अपना मन चाहा जीन निकाले थे, उस जीन को वो वेक्टर क्या करेगा, किसी होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देगा। अब होस्ट कोई भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी। अब होस्ट जनरली यहाँ पे होस्ट मान लो ई कोलाई मान लें, ई कोलाई को होस्ट मान लिए। होस्ट होता है वो जिसके अंदर हम लोग को काम कराना है। अब जो वेक्टर मॉस्किटो था वो हमारे से मलेरिया उठा के आपके अंदर लेके चले गए, तो वो वेक्टर हो गया और आपके अंदर वो मलेरिया वाला पैरासाइट इंजेक्ट कर दिया, तो वो मॉस्किटो के लिए आप क्या हो गए, होस्ट हो गए। क्या हो गए, होस्ट हो गए। क्यों होस्ट हो गए, क्योंकि आपके अंदर वो इंजेक्ट कर दिया है वो, अब आपको मलेरिया हो जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। तो हम कॉपी किए जीन का, वो जीन क्या किए, उस जीन को क्या किए, एक वेक्टर के साथ अटैच किए। वो वेक्टर को कहाँ, वो वेक्टर कहाँ लेकर चले गए, उसको होस्ट के पास लेकर चला गया। कहाँ लेकर चला गया, होस्ट के पास लेकर चला गया। होस्ट मतलब जिसके ऊपर काम करवाना है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के पास चला गया। अब होस्ट के पास चला गया तो अब क्या करेंगे, अब होस्ट के पास चलेगा, अब आपके अंदर मलेरिया का पैरासाइट चला गया तो क्या करेगा, अंदर जाके अपना कॉपी बनाएगा ना, तो धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगा और आपको मलेरिया हो जाएगा, आपको सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तबीयत खराब हो जाएगी। तो सेम चीज़ वही है, जब होस्ट के अंदर इजेक्ट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, वो वेक्टर लेके चला गया हमारा डिज़ायर जीन,
वो अब क्या करेगा, उसके अंदर कल्चर होगा होस्ट के अंदर, मतलब वो अपना कॉपी बनाना शुरू करेगा। अब जब कॉपी बनाना शुरू करेगा तो हमको जो जीन चाहिए था वो बहुत सारा मिल गया, जो डिजायर जीन चाहिए था। अब उसको क्या करेंगे, डाउन स्टेप प्रोसेसिंग में डालेंगे और उसको मार्केट में निकाल देंगे बेचने के लिए। ठीक, तो ऐसे चल के क्या है, ऐसे चल के क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। समझ में आ गया? ये पूरे चैप्टर का समराइज फॉर्म है। अब एक एक करके पूरे चैप्टर में यही एक एक करके पढ़ना है, कैसे ये करेंगे, कैसे ये करेंगे, कैसे उसको सेपरेट करेंगे, कैसे उसको कॉपी करेंगे, कैसे उसको किसी वेक्टर के साथ अटैच करेंगे, कैसे उस वेक्टर को किसी होस्ट के अंदर लिंक ट्रांसफ़र करवाएंगे उसके जीन को, फिर उस जीन के अंदर जाएगा, होस्ट के अंदर जाएगा तो वो जीन कैसे कॉपी करेगा, और जब कॉपी हो जाएगा तो कैसे उसको निकाल के मार्केट में बेचेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है और यही सारा सिस्टम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ना रहता है हम लोग को। जब जाओगे बायोटेक लोगे कोई, या कोई ग्रेजुएशन बायोटेक से करता है या MA या जो भी कोई कोर्स करता है बायोटेक से, तो उसको यही सब चीज़ सारा पढ़ना होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई? तो मोटा मोटी इन सब चीज़ों में क्या देख रहे हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग सेल के अंदर के चीज़ों को निकाल रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं अपने नीड के लिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इतना प्रोसेस किया गया है हमारे सहूलियत के लिए। अब जरूरी नहीं ना है हर एक बैक्टीरिया को पकड़ेंगे, फिर उसके अंदर के DNA को निकालेंगे, फिर उसके DNA को कॉपी करेंगे, फिर उस DNA को करेंगे, तब तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। डायरेक्ट किसी बैक्टीरिया को उठाएं, उसका जीन निकालें, उसी जीन का कॉपी कर लीजिए, हमारे लिए आसान हो गया। अब इसको एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब सबसे पहले किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल के सेल के अंदर से क्या निकालना है, DNA या जीन को निकालना है। तो कैसे आइसोलेट करेंगे? ठीक, तो अब देखो प्लांट सबसे पहले आइसोलेट करने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा, सेल जो सेल है वो क्या है, एक सेल वॉल से घिरा रहता है। प्लांट की बात करो, बैक्टीरिया की बात करो या फंगस की बात करो, हमारा सेल किसी भी सेल वॉल से घिरा हुआ नहीं रहता है, हमको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं है। तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना रहता है, सेल्यूलोज से, बैक्टीरिया का लाइसोजाइम, फंगस का काइटिन से। ठीक, तो इन तीनों को सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जब ये ब्रेक होगा तब ना अंदर बैठा हुआ DNA को हम लोग निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, आओ एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें बहुत सारा क्या है, सेल है, बहुत सारा सेल है, इसके अंदर से DNA और जीन को आइसोलेट करना है सबसे पहले। उसके अंदर सेल है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर कोई एंजाइम यूज़ करके, जिस टाइप का सेल है उस टाइप का एंजाइम यूज़ करेंगे। बैक्टीरिया सेल है, उस टाइप का एंजाइम जो उसको तोड़ने में हेल्प करे। अगर फंगी का सेल है उस टाइप का एंजाइम, प्लांट का सेल है उस टाइप का एंजाइम, एनिमल का सेल है उस टाइप का एंजाइम का यूज़ करेंगे जो उसके सेल को पूरे तरीके से तोड़ दे, जो उसके अंदर का DNA निकल जाए। वैसा एंजाइम का यूज़ करेंगे, इसे लिखा है अकॉर्डिंग टू सोर्स एंजाइम का यूज़ करेंगे। यूज़ कर लिए, इसके अंदर एंजाइम मिला दिए, सेल मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, बताओ तो बिलाल, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, रोटेशन करके सेपरेट करते हैं। हाँ, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट ट्यूब रखते हैं, ऊपर से कैप लगा देंगे उसको, और उसको क्या करते हैं, हाई रोटेशन पे, हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं। जब हाई स्पीड पे कोई लिक्विड रोटेट करता है तो वो अपने अंदर जो भी मिक्सचर रखा होता है वो सेपरेट हो जाता है। जैसे मानो किसी टेस्ट ट्यूब में अगर हम क्या भर दिए, ब्लड भर दिए, क्या भर दिए, ब्लड भर दिए, देखने में ब्लड एकदम रेड रेड दिखता है। जब उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कर दोगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद क्या दिखेगा हम लोग को, आधा से ज़्यादा येलो कलर का दिखेगा, स्ट्रॉ कलर का दिखेगा, हल्का पैल येलो कलर का दिखेगा, एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट येलो कलर का, जस्ट लाइक यूरिन। ठीक, उसके बाद बीच में यहाँ पे नीचे जनरली क्या दिखेगा, RBC दिखेगा, और यहाँ पर जनरली वाइट टाइप का WBC दिखेगा। ठीक है,
ऐसे सेपरेशन होता है, क्लियर, ब्लड का। अगर ब्लड को सेंट्रिफिकेशन कराएंगे तो क्लियर। इसमें थोड़ा सा आरबीसी का छोड़ ऊपर नीचे रहता है, लेकिन ऐसे सेपरेट होता है, ठीक। तो वही चीज़ है, जब सेल या सेल में एंजाइम को मिला के जब सेंट्रिफिकेशन करेंगे तो ये सेल पूरा क्या होगा, टूट के पूरा बिखर जाएगा और इसके अंदर के सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी पूरे लिक्विड में, तो मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन गया। जब मिक्सचर बन गया तो ये क्या हो गया, ये पूरा लिक्विड मिल गया। क्या लिखा है, ब्रोकन सेल्स विद मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब सेल्स के अंदर जितने चीज़ें थी सब तोड़ ताड़ के एक सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। अब इस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन भी होगा, लिपिड भी होगा और आरएनएस भी होगा ना, ठीक। तो प्रोटीन, लिपिड और आरएनएस के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर प्रोटीएज, लाइपेज और आरएनएस एंजाइम को रखेंगे, जो क्या करेगा, ब्रेक करके प्रोटीन और लिपिड और आरएनए को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो हम लोग को नहीं है। अब ये तीनों ब्रेक हो गया और इस तीनों ब्रेक होता है तो इसको निकाल देंगे, कोई हमको ज़रूरत है। तीनों ब्रेक हो गया, उसके बाद उसके अंदर क्या डालते हैं, चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, एकदम ठंडा इथेनॉल डालते हैं। तो जो ठंडा इथेनॉल इसके अंदर डालेंगे तो वो क्या करता है कि जो डीएनए है उस डीएनए को क्या करता है, नीचे प्रेसिपिटेट कर देता है, नीचे क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक। और जो डीएनए नीचे प्रेसिपिटेट होता है फाइन थ्रेड की तरह हो जाता है, थ्रेड होता है ना, क्योंकि डीएनए तो वैसे ही स्ट्रक्चर है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। जब हम लोग डीएनए पैकेजिंग पढ़े थे तो जाने थे, तो डीएनए यहाँ जमा हो जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलता है, स्पोलिंग। क्या बोलता है, स्पोलिंग। स्पोलिंग क्या है, तो जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में चिल्ड इथेनॉल डालते हैं और उसके अंदर सेल का टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है, और जब चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो वो क्या करता है, डीएनए को नीचे सेपरेट कर देता है और डीएनए वो थ्रेड की तरह दिखता है और उसी को क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। समझ में आ गया। तो नीचे क्या प्रेसिपिटेट होकर मिल गया, डीएनए। अब आराम से सारे को फेंक देंगे, नीचे से डीएनए को निकालेंगे और अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। ये सारा समझ में आ गया। सबसे पहले सेल्स लिए, उसके अंदर उसके हिसाब से एंजाइम डाले, उसको सेंट्रिफिकेशन किए, वो सारा सेल के अंदर सारा सेल टूट गया, बिखर गया, उसके अंदर की चीज़ें पूरा मिक्सचर में सॉल्यूशन बन गई। सॉल्यूशन बन गई तो उसके अंदर प्रोटीएज, लाइपेज और आरएनएस डाले, जो कि क्या किया, प्रोटीन, लिपिड और आरएनए को ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक हो गया उसके बाद क्या डाल दिए, चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल जैसे डाले तो सॉल्यूशन में गया और डीएनए को नीचे प्रेसिपिटेट कर दिया, नीचे जमा कर दिया, आराम से बाकी को फेंक दिए और आगे डीएनए का क्या करेंगे, डीएनए का यूज किया। अब आगे क्या करेंगे, डीएनए को निकालेंगे इसमें से और उसको अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवा देंगे, ठीक। यही चीज़ है। नेक्स्ट क्या था हमारा कि नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पढ़ना है आगे, रहने दे।